We will study the morphological changes of the reversible cell injury. आगे we have studied the etiology and pathogenesis of cell injury. So there are basically 4 morphological changes of reversible cell injury, that is hydropic change, hyaline change, mucoid change and fatty change. But irreversible cell injury के morphological changes है जैसे कि necrosis and apoptosis we will study in the next lecture. सो हाइड्रोपिक चेंज मतलब कि क्या होता है, हाइड्रो मीन्स वाटर, सो वाटर के रिलेटेड कोई भी चेंज आएगा तो उसमें क्या होगा कि एक्यूमुलेशन होगा किसका, वाटर का, बिटवीन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर वाटर एक्यूमुलेट होने लगता है, जिसकी वजह से क्लाउडी स्वेलिंग आएगी। और दूसरा कि वैक्यूल जो होता है, स्टोरेज हाउस ऑफ होता है सेल का, वो डीजनरेट होने लगता है। सो बेसिकली देयर आर 2 चेंजेस। पहले तो क्या होगा कि एक्यूमुलेशन होगा वाटर, जिसकी वजह से क्लाउडी अपीयरेंस होगा एंड वैक्यूलर डीजनरेशन देखने को मिलेगी। इसकी ईटियोलॉजी देखते हैं तो वही वी हैव स्टडीड इन द फर्स्ट लेक्चर, जैसे कि बैक्टीरियल टॉक्सिन, केमिकल्स, पॉइजन्स, ये सारे ईटियोलॉजी के फैक्टर्स हो। देन पैथोजेनेसिस में क्या होता है कि पहले तो हमने वो सब चीज़ें कर ली कि पहले सेल इंजरी हो गई, माइटोकॉन्ड्रिया में डिसफंक्शन होगा, फिर वो जाके सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पम्प होता है उसको इम्पेयर करता है। और हमें पता है सोडियम एटीपीएस पम्प पे क्या होता है, नोकिया, वी हैव रिमेंबर द ट्रिक नोकिया। सो उसमें क्या होता है कि 3 सोडियम जो हो आउट ऑफ द सेल जाते हैं और 2 पोटेशियम जो होते हैं वो सेल के अंदर आते हैं। उस टाइम पर हमारा एटीपी यूज़ होता है, बट एटीपी ही हमारे पास नहीं, वो सिंथेसिस ही डिक्रीज़ हो चुका है, जिसकी वजह से ये जो पंप है वो भी उसका जो फंक्शन है वो इम्पेयर हो चुका है, जिसकी वजह से क्या होगा कि सोडियम बाहर जाने चाहिए तो वो बाहर नहीं जाते और सेल के अंदर ही रह जाते हैं। और जो पोटेशियम जो है वो सेल के अंदर आना चाहिए तो वो सेल के अंदर नहीं आता, वो बाहर ही रहता है। हमें पता है जहाँ पे सोडियम जाता है वहाँ पे वाटर जाता है। सो सोडियम अंदर है तो जिसकी वजह से जो वाटर है वो भी सेल के अंदर आता है, तो रैपिड फ्लो ऑफ वाटर इनटू द सेल की कंडीशन मेंटेन करने के लिए, जिसकी वजह से सेल जो है वो स्वेल करने लगेगा और इन्फ्लक्स होगा फिर कैल्शियम का। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस जो अफेक्टेड ऑर्गन है वहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, जैसे कि पहले तो क्या हो जाएगी वो पार्ट जो है वो एनलार्ज हो जाएगी क्योंकि वहाँ पे वाटर का एक्यूमुलेशन हो रहा है, जिसकी वजह से वो स्वेल कर जाएगा। फिर जो कट सरफेस होगी वो बल्ज में आउटवर्ड होगी, स्लाइटली ओपेक होगी। माइक्रोस्कोपिक चेंज हम लोग देखते हैं तो वो किडनी में हमें देखने को मिलता है। उसके अंदर क्या होता है कि ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल होते हैं, जो ट्यूबुलर जो है वो मेन सेल्स होते हैं किडनी के, तो उसमें क्या हो जाता है कि वो स्वॉलन कट जाता है और वहाँ पे भी वैक्यूलर डीजनरेशन देखने को मिलता है। फिर साइटोप्लाज्मिक बेल्ब्स देखने को मिलता है, ऐसे बेल्ब्स फॉर्मेशन होने लगता है। फिर न्यूक्लियर पेल हो जाता है क्योंकि वहाँ पे इतना साइटोप्लाज्म इतना वाटर एक्यूमुलेट हो चुका है। फिर माइक्रोवास्कुलेचर जो होता है वो इंटरटिशियल को कंप्रेस करेगा, जो भी माइक्रोवास्कुलर के जो भी स्ट्रक्चर हो गए वो भी कंप्रेस हो जाएगी क्योंकि वहाँ पे वाटर उसको कंप्रेस कर देगा। हाइलीन चेंज, हाइलीन मतलब कि क्या होता है, इओसिनोफिलिक पिंकिश अपीयरेंस देखने को मिलता है। Fibrin and amyloidosis, they are 2 different things. Amyloidosis we will study in later lectures. तो हाइलीन ग्लासी अपीयरेंस देखने को मिलता है। फिर वो there are 2 type of हाइलीन चेंज, पहला इंट्रासेलुलर हाइलीन एंड एक्स्ट्रासेलुलर हाइलीन चेंज। इंट्रासेलुलर में हमें देखने को मिलता है कि जो इसकी जो मैकेनिज्म होती है उसमें क्या होता है कि पहले तो हमें पता है कि ग्लोमेरुलर स्ट्रक्चर होता है किडनी में, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस क्या करता है कि वो जो हमारा प्रोटीन है उसको फिल्टर नहीं होने देता, जिसकी वजह से बट अगर वो डैमेज होता है जिसकी वजह से क्या होता है कि प्रोटीन जो है वो फिल्ट्रेट होने लगता है, जिसकी वजह से जो हमारा पीसीटी है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल उसको रीएब्जॉर्ब करने की ट्राई करती है। तो वो क्या करती है, एक्सेसिव रीएब्जॉर्ब करती है किसको, प्लाज्मा प्रोटीन्स को। इन द केस ऑफ प्रोटीनूरिया मतलब कि जब यूरिन में प्रोटीन अपीयर करने लगते हैं तब, तो उस केस में क्या होता है कि पीसीटी एक्सेस रीएब्जॉर्ब करने की ट्राई करते हैं। फिर ये जब ये रीएब्जॉर्ब कर लेते हैं फिर ये कहाँ जाते हैं, तो लाइसोसोम जो भी होते हैं तो लाइसोसोम के अंदर जाते हैं, वहाँ पे जाके वो एक्यूमुलेट हो जाता है। फिर वो जाके पिंकिश इओसिनोफिलिक अपीयरेंस देखने को मिलता है, जिसको हम लोग हाइलीन चेंज बोलते हैं। फिर साइटोप्लाज्मिक हाइलीन देखने को मिलता है वायरल इन्फेक्शंस के अंदर। फिर मेलरी हाइलीन हमें मोस्टली हेपेटाइटिस, अल्कोहलिक लिवर डिसीज़ के अंदर हमें देखने को मिलता है। वी विल स्टडी दिस इन लेटर लेक्चर्स। फिर रूशेल्स बॉडी हमें देखने को मिलता है, एक्सेसिव जो इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं वो ईआर के अंदर एक्यूमुलेट होने लगते हैं। फिर हाइलीन ज़ेंकर डीजनरेशन एक इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि जो नेक्रोसिस है, कोगुलेटिव नेक्रोसिस, वो कहाँ पे होने लगता है, स्केलेटल मसल्स में होने लगता है। उसमें से मोस्ट कॉमन जो मसल है वहाँ पे कहाँ पे होता है, तो रेक्टस एब्डोमिनस मसल के अंदर, टाइफाइड फीवर के अंदर, तो वहाँ पे ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। ज़ेंकर डीजनरेशन मतलब कि क्या होता है कि ग्लासी रेक्सी हाइलीन चेंज हमें देखने को मिलेगा। क्यों, कब देखने को मिलेगा, जब नेक्रोसिस होगा। कौन सा, कोगुलेटिव नेक्रोसिस होगा स्केलेटल्स मसल में, जब वो एक्यूट इन्फ्लामेशन होगा तब।
एक्स्ट्रा सेलुलर हाइलिन चेंज में हमें देखने को मिलेगा कि लियोमायोमास ऑफ यूट्रस के अंदर देखने को मिलेगा। फिर हाइलिन फाइब्रस टिश्यू जो पोल्स खार होते हैं उसमें देखने को मिलता है कोलेजन की वजह से। फिर हाइलिनाइज ग्लोमेरुलाई के अंदर देखने को मिलता है। फिर हाइलिन एथेरोस्क्लेरोसिस एंड कॉर्पोरा अमाइग्लेशिया, इसमें ये ओल्ड एज रिलेटेड में देखने को मिलता है, जैसे कि ब्रोनिंग BPH में देखा है, ब्रोनिंग बेनाइन पोस्टैटिक हाइपरप्लेशिया के अंदर देखने को मिलता है, या फिर ओल्ड एज के अंदर जो ब्रेन है उसके अंदर भी ये देखने को मिलता है। नाउ देन म्यूकॉइड चेंज में क्या होता है कि म्यूकस मतलब ग्लाइकोप्रोटीन होता है, तो वो कहाँ से सिक्रीट होता है, पहले तो वो सिक्रीट होता है म्यूकस ग्लैंड से सिक्रीट होता है, और सिक्रीट होता है तो उसमें दो चीज़ें सिक्रीट होती है उसके साथ साथ, पहले तो प्रोटीन कम्प्लेक्स सिक्रीट होते हैं, म्यूकोपॉलीसैकेराइड सिक्रीट होते हैं। फिर और ये ऑल्सो सिक्रीट एक तो म्यूकस ग्लैंड से होता है सिक्रीट, दूसरी ये दो टाइप के सेल्स से भी सिक्रीट होते हैं। उससे पहले एपिथेलियल सेल ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन्स एंड कनेक्टिव टिश्यू ना। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से सेल ने वो चीज़ सिक्रीट करी है, तो हम लोग उसको स्टेनिंग करेंगे। तो अगर हम लोग स्टेन करते हैं PASC पीरियोडिक एसिड शिफ्ट से हम लोग स्टेन करते हैं, तो जो हमारा एपिथेलियल सेल है वो पॉजिटिव स्टेन देखने को मिलता है, और कनेक्टिव टिश्यू जो वो नेगेटिव स्टेनिंग देगा। बट वो पॉजिटिव डेटा है कब, जब हम लोग कोलेडल आयरन से करते हैं तब। फिर इसके भी दो टाइप्स हैं, पहला तो एपिथेलियल म्यूसिन जो सिक्रेट हुआ उसके वो देखेंगे। फिर देन कनेक्टिव टिश्यू म्यूसिन जो उसको हम लोग बोलते हैं माइक्सॉइड। नाउ एपिथेलियल म्यूसिन के एग्जांपल्स है कि कैथेड्रल इन्फ्लामेशन हो जाता है म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर, या फिर म्यूकस सिक्रेटिंग जो भी ट्यूमर्स या कैंसर्स होते हैं वो हो जाते हैं, या फिर सिस्टिक फाइब्रोसिस ऑफ पेनक्रियाज के अंदर देखने को मिलता है, या फिर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन होता है हमारा म्यूकोसिल, वो सब। देन कनेक्टिव टिश्यू म्यूसिन के एग्जांपल्स है कि म्यूकोइड चेंज इन ट्यूमर के अंदर वो देखने को मिलता है। फिर मायोक्सोडेमस चेंज इन डर्मेटाइटिस मायोक्सीडेमा के अंदर देखने को मिलता है। फिर साइनोवेल ऑफ जहाँ पे गैंग्लियन जो हमारा विस्प ऊपर गैंग्लियन हो जाता है उसके अंदर भी ये चीज़ देखने को, वहाँ पे कौन सा देखने को मिलता है, कनेक्टिव टिश्यू म्यूसिन देखने को मिलता है। फिर डिसेक्टिंग एन्यूरिज्म ऑफ आयोटा जो मार्फन सिंड्रोम्स में देखने को मिलता है। Fourth change is fatty change. It is most important. It is asked in short question. Fourth change is fatty change. It is mostly asked in short question. As a short note, तो उसको हम लोग फैटी चेंज को हम लोग स्टीएटोसिस बोलते हैं या फिर फैटी मेटामॉर्फोसिस भी बोलते हैं। तो इसको फैटी लिवर की तरह भी पूछा जाता है। तो उसमें क्या होता है कि इंट्रासेल्यूलर एक्यूमुलेशन हो जाता है, सेल के अंदर एक्यूमुलेशन होता है, इंट्रासेल्यूलर के अंदर एक्यूमुलेशन होता है किसका, न्यूट्रल फैट का विद इन पैरेन्काइमल सेल्स। अभी पैरेन्काइमल सेल्स क्या होते हैं, तो पैरेन्काइमल सेल्स जो मेन फंक्शनल सेल्स होते हैं कोई भी ऑर्गन के, जैसे हमें पता है कि किडनी के अंदर ट्यूबुलर सेल्स होते हैं, लीवर के अंदर हेपेटोसाइट्स होते हैं, तो वो सारे उसके अंदर क्या होता है कि एक्यूमुलेशन देखने को मिलता है किसका, न्यूट्रल फैट का। ये डिपॉजिट करते हैं साइटोसोल के अंदर हमारे, और क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं इंट्रासेलुलर लिपिड। ये मोस्ट कॉमन होता है लीवर के अंदर, बट ये अदर नॉन फैटी टिश्यूज़ के अंदर भी हो सकता है ना। इसकी इटियोलॉजी देखते हैं। इटियोलॉजी में बेसिकली टू इटियोलॉजी के डिविजन्स है। पहला कि कंडीशन विद एक्सेसिव फैट, अगर मेरी बॉडी में एक्सेसिव फैट है उसकी वजह से ये चीज़ फैटी चेंज हो रहा है, या फिर लीवर जो है वो लीवर के जो सेल्स है वो डैमेज हो चुके हैं जिसकी वजह से फैटी लीवर हो रहा है। पहले तो क्या होता है कि लीवर की जो कैपेसिटी होती है जो मेटाबोलाइज, एक तो मेरी बॉडी में इतना ज़्यादा फैट आ चुका है, लीवर जो उसको मेटाबोलाइज नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो एक्यूमुलेट करने लगेगा वहाँ पे। तो कौन से केस में होगा, ओबेसिटी में ये देखने को मिलेगा, डायबिटीज मेलाइटिस एंड कंजेनिटल हाइपरलिपिडेमिया, बाय बर्थ ही किसी को हाइपरलिपिडेमिया है उसके अंदर। नाउ लीवर सेल डैमेज हो जाता है तो फैट कैन नॉट बी मेटाबोलाइज, फैट तो मेटाबोलाइज ही नहीं हो पा रहा क्योंकि वहाँ पे एक्सेसिव फैट नहीं है, फैट तो नॉर्मल है, बट लीवर जो है उसमें डैमेज हो चुका है जिसकी वजह से जो फैट है वो एक्यूमुलेट होता है। तो एक अल्कोहलिक लीवर डिजीज़ मोस्ट कॉमन वो उसके अंदर देखने को मिलता है। फिर स्टारवेशन, प्रोटीन कैलोरी, माल न्यूट्रिशन, क्रोनिक इलनेस जैसे कि टीबी, कैंसर, वो सारे डिजीजेस। फिर एक्यूट फैटी लीवर हमें प्रेगनेंसी में भी देखने को मिलता है, लेट प्रेगनेंसी मोस्टली। फिर हाइपोक्सिया, हेपेटोटॉक्सिन्स, या फिर ड्रग्स इंड्यूस ड्रग्स जो हम लोग लेते हैं जैसे कि स्टेरॉइड्स देते हैं, टेट्रासाइक्लिन, ये सारे भी इटियोलॉजिकल फैक्टर के प्ले करते हैं रोल में। फिर रे सिंड्रोम अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग। रे सिंड्रोम में क्या होता है कि ये मोस्टली कब होता है कि जब वायरल इन्फेक्शन होता है उसके बाद ये चीज़ होती है। या और क्या होता है कि एस्पिरिन जो मेडिसिन है उसका ओवरडोज कोई चिल्ड्रन ले रहा है तो उसके अंदर क्या होता है कि लीवर जो है वो डैमेज हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे पहले जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो डिसफंक्शन हो जाएंगे, फिर लीवर डैमेज हो जाएगा जिसकी वजह से ये फैटी लीवर देखने को मिलेगा। फिर ये एक्यूट एनसेफेलोपैथी भी करवाएगा।
और उसकी पैथोजेनेसिस देखते हैं। पैथोजेनेसिस से पहले हम लोग नॉर्मल जो फैट की जो मेटाबॉलिज्म है पहले वो देखेंगे, उसके बाद हम लोग पैथोजेनेसिस देखेंगे। तो पहले तो हम लोग फैट है वो 2 जगह से आता है। पहले तो हम लोग जो डाइट कंज्यूम करते हैं वो, दूसरा कि हमारे जो एडिपोज टिश्यू होते हैं जो फैट को स्टोर करते हैं वहाँ से आता है। तो डाइट में कैसे आता है, तो डाइट में हम लोग काइलोमैक्रोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। पहले जो फूड है वो काइलोमैक्रोन में कन्वर्ट हो जाता है, फिर फर्दर डिवाइड हो जाता है ट्राइग्लिसराइड एंड फॉस्फोलिपिड के अंदर। और एडिपोज टिश्यू ये दोनों जगह से क्या आएगा कि फ्री फैटी एसिड आएगा। फिर वो किसके अंदर जाएगा, फिर वो जाएगा लीवर के अंदर, क्योंकि लीवर ही मेटाबोलाइज करता है फैट को, तो लीवर के अंदर जाएगा। फिर वहाँ पे क्या होगा, एक तो फ्री फैटी एसिड ऊपर से आ ही रहा है डाइट से और एडिपोज टिश्यू से, फिर दूसरा कि जो लीवर है वो खुद भी सिंथेसाइज करेगा फैटी एसिड, तो वो एसीटेट से फैटी एसिड में सिंथेसिस करेगा। फिर ये जो फैटी एसिड है वो जनरली कन्वर्ट होना चाहिए पीकेसी के अंदर। पीकेसी मतलब कि फॉस्फोलिपिड कीटोन्स एंड कोलेस्ट्रॉल ईस्टर, पीकेसी में कन्वर्ट होना चाहिए, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा। या फिर अल्फा ग्लिसरोफॉस्फेट ये है वो एक्ट करेगा किसके ऊपर, हमारे जो फैटी एसिड है उसके ऊपर एक्ट करेगा और वो कन्वर्ट कर देगा ट्राइग्लिसराइड के अंदर। फिर ट्राइग्लिसराइड से फर्दर वो कन्वर्ट होगा लिपोप्रोटीन के अंदर थ्रू लिपिड एक्सेप्टेड प्रोटीन। फिर ये सब कन्वर्शन होने के बाद जो हमारा लिपोप्रोटीन होगा वो कहाँ चले जाएगा, प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। फिर हम लोग चेक करते हैं LDH हाई डेंसिटी प्रोटीन, लो डेंसिटी प्रोटीन, वो सब। तो ये नॉर्मल उसकी जो मेटाबॉलिज्म होती है वो है। अब इन सारे जो स्टेप्स है उसके अंदर कोई चेंज आता है, वो कोई इंक्रीज़ हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है, तब जाके हमारा जो फैटी लिवर होता है वो होता है। तो हम लोग देखेंगे पहला, तो हमें किसी भी तरह से जो फैट है वो हमारी बॉडी जो लीवर है उसके अंदर हमें रखना है, उसको हम लोग बाहर नहीं जाने देना है। तो हम लोग वैसे ही देखेंगे कि जो लीवर के जो स्टेप्स है उसके अंदर जिस भी स्टेप में जो हमारा जो फैट है वो कन्वर्ट होकर लीवर के बाहर जा रहा है, तो वो स्टेप जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो पहले हम देखते हैं कि जो एंट्री होती है फ्री फैटी एसिड की, वो तो अच्छी बात है, हमें लीवर में तो फैट चाहिए ही, तो वो इंक्रीज़ हो जाएगा वो वाला स्टेप। फिर सिंथेसिस ऑफ फ्री फैटी एसिड, एसिटेट से फ्री फैटी एसिड के अंदर वो कन्वर्ट होता है, वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। देन जो कन्वर्जन होता है फैटी एसिड का पीकेसी के अंदर वो डिक्रीज़ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो तो फैट तो जो है वो कन्वर्ट हो रहा है और लीवर के बाहर चले जाएगा ना, तो वो डिक्रीज़ हो जाएगा वो वाला स्टेप, तो ये वाला स्टेप डिक्रीज़ हो जाएगा, ऐसे याद रखना। देन इंक्रीज अल्फ़ा ग्लिसरोफॉस्फेट, तो ये जो है वो ये जो है अल्फ़ा ग्लिसरोफॉस्फेट वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि फैटी एसिड लाइक ट्राइग्लिसराइड के अंदर कन्वर्जन जो होता है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। अभी तो वो कन्वर्जन में भी तो जो हमारा फैट है वो भी तो अभी तक भी लीवर में ही है। फिर जो डिक्रीज लिपो एक्सेप्टर प्रोटीन, ये वाला स्टेप इंक्रीज़ हो रहा है बट ये वाला स्टेप डिक्रीज़ हो रहा है। क्यों, क्योंकि वो अगर लिपो प्रोटीन में कन्वर्ट हुआ तो वो तो प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर चला जाएगा, तो ये स्टेप डिक्रीज़ होगा। फिर ब्लॉक ऑफ एग्जिट ऑफ लिपोप्रोटीन इनटू प्लाज्मा, तो ये जो लिपोप्रोटीन वो प्लाज्मा के अंदर वो एंट्री लेता है, वो भी स्टेप डिक्रीज़ हो जाएगा। तो हमें याद रखना है कि 2 ही स्टेप जो डिक्रीज़ होते हैं, बाकी सारे स्टेप इंक्रीज़ होते हैं। पहला कि एक तो कन्वर्जन होता है पीकेसी के अंदर, दूसरा कि लिपिड एक्सेप्टर प्रोटीन है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। तो ये थी उसकी फैट मेटाबॉलिज्म में कोई डिफेक्ट आता है जिसकी थी पैथोजेनेसिस, ये थी उसकी नॉर्मल मेटाबॉलिज्म, ये थी उसकी पैथोजेनेसिस। फिर मॉर्फोलॉजिकल चेंज में हमें क्या देखने को मिलेगा, तो लीवर है वो टेंस हो जाएगा, ग्लिस्टरिंग कैप्सूल देखने को मिलेगी, फिर राउंड मार्जिन देखने को मिलेगा। अगर कट सरफेस हो वो कैसी हो जाएगी, पेल येलो, एकदम येलोइश हो जाएगी। फिर वो ग्रीसी टू टच होगा क्योंकि वहाँ पे फैट है तो ग्रीसी टू टच होगा। ये सारे उसके मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस है। फिर माइक्रोस्कोपिक चेंजेस, तो प्रेजेंस ऑफ न्यूमेरस लिपिड वैक्यूल, लिपिड के जो वैक्यूल है वो हमें देखने को मिलेंगे साइटोप्लाज्म ऑफ हेपेटोसाइट, क्योंकि ये लिवर में है। फिर पहले वो क्या होगा कि माइक्रोवस्कुलेचर फॉर्म होगा, वैक्यूल्स जो है स्मॉल अराउंड है न्यूक्लियस के आजू बाजू जो है वैक्यूल्स देखने को मिलेंगे, जिसको माइक्रोवस्कुलेचर हम लोग बोलते हैं। फिर माइक्रो से क्या होगा, माइक्रोवस्कुलेचर से कंबाइन होके फिर वो क्या बना लेंगे, मैक्रोवस्कुलेचर बनाएंगे, ठीक है, जिसकी वजह से वैक्यूल लार्ज एंड पुश न्यूक्लियस टू पेरीफेरी, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो न्यूक्लियस है वो बीच में होता है बट उसको हम लोग पेरीफेरी के अंदर, ये सेल है, सेल के से पेरीफेरी में वो जाके उसको फोर्स करके डालेगा क्योंकि इतना वैक्यूल जो है एनलार्ज होता जा रहा है। फिर जो हेपेटोसाइट है विथ लार्ज लिपिड वैक्यूल वो रप्चर हो जाता है। फिर वो जो हेपेटोसाइट है और जो मैक्रोवेसिकुलेचर वो रप्चर हो जाता है, जिसकी वजह से वो फैटी सिस्ट बन जाता है। फिर लिपोग्रैनुलोमास भी हमें देखने को मिलता है। अगर फैट में हम लोग स्टेनिंग करते हैं तो हम लोग कर सकते हैं सूडान ब्लैक से, या फिर ऑयल रेड ओ, या फिर ऑस्मिक एसिड से हम लोग स्टेन कर सकते हैं। तो ये हमारा फैटी लिवर वी कैन सी। तो 4 चेंजेस हैं, उसमें से ये जो फैटी चेंज है वो शॉर्ट नोट के पूछा जाता है। सो अगर नोट्स चाहिए तो you can find in on Telegram channel.